हेलो दोस्तों, मैं ललन कुमार हाउ टू करेक्ट में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में नंबर और नंबर सिस्टम दैट इज द संख्या और संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, उसके बाद पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, रामानुजन संख्या, उसके बाद संपूर्ण संख्या, इस सब के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। जो संख्या पढ़ती है, समझिए कि मैथ का एक तरह से जन्म कुंडली है। ये नहीं पढ़े तो समझिए कि मैथ का एक बेसिक आधार है। तो इस तरह के जितना भी संख्याएं हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब मैथ का स्टडी करते हैं तो छोटे छोटे संख्याएं हमें परेशान करती हैं हमेशा, इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है और संख्या क्या होता है। तो पहले हम वही देखते हैं कि संख्या पद्धति क्या है, हम कौन सी संख्या पद्धति की प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो संख्या पद्धति है ना, हमारी संख्या पद्धति दार्शनिक संख्या प्रणाली है। दार्शनिक के मतलब हुआ कि हम जो संख्या में प्रयोग करते हैं 10 संकेत प्रयोग करते हैं। 0 से 9 तक हम संख्या पद्धति में जो संकेत प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। तो इस दार्शनिक प्रणाली में इसमें 10 अंकों का संकेत का प्रयोग किया जाता है, 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। और वो 10 संकेत कौन कौन है? तो वो हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। इस 0 को खोज करने वाले हमारे भारत के ही हैं, हमारे आर्यभट्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे 0 को खोज किए थे, इसीलिए आज हम इतने संख्या का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो अगर 0 नहीं रहता तो समझिए क्या होता है, हमारा जितने भी 500 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, इसमें नहीं आ पाता। तो इस तरह हमारी जो दार्शनिक प्रणाली है उसमें 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। वो 10 संकेत हमारा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक हमारा 10 संकेत हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या इससे कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट तो करते नहीं हैं। तो उसी हमारे जब हम काउंटिंग करते हैं, जो गिनती करते हैं, वही हमारा प्राकृतिक संख्या है। जैसे हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी जितना भी हमारे अनंत तक चला गया। 1 से 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू जो हम काउंटिंग कर रहे हैं वो सब प्राकृतिक संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसे होल नंबर भी कहा जाता है। होल माने पूरा, तो होल माने पूरा हो गया या पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में 0 लगाने पर वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या को जानते हैं कि काउंटिंग की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर हम काउंटिंग के पहले अगर 0 लगा दें तो क्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे हमारा ये क्या है, हमारा यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। अगर इसके पहले हम 0 को लगा दें तो ये पूरा संख्या क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो बस प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में इतना ही फर्क है कि इसमें 0 नहीं है, बस इसमें 0 है, इसलिए पूर्ण संख्या कहलाया। 0 हटा देंगे तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। चलिए हो गया ये। चलिए अब देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे कहा जाता है इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर क्या होता है? तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जितने भी हमारा धनात्मक, ये सभी जो, ऐसे तो हम पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या सिर्फ लेते हैं, लेकिन अगर हम धनात्मक पूर्ण संख्या और उसमें ऋणात्मक चिन्ह को ऐड कर दें तो वो टोटल जो संख्या बन के आएगा वो हम सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे इंटीजर नंबर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम संख्या रेखा लेते हैं, जिसे नंबर लाइन कहते हैं। अगर संख्या रेखा पर हमारा इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच जितना भी हमारा नंबर आ गया, जैसे यहाँ 0 हो जाता है, सबसे इसके मिडिल में जो रहता है वो 0 रहता है। 0 के अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो -1, -2, -3 सब माइनस इन्फिनाइट तक चल जाएगा। तो इधर लेफ्ट साइड पूरा नेगेटिव वाला लेते हैं, ऋणात्मक वाला, और इस 0 के राइट साइड में सभी धनात्मक पूर्ण संख्या को लेते हैं। तो ये हमारा +1, +2, +3, +4 और इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट तक। तो ये सब संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर, जिसे कहा जाता है पूर्णांक संख्या है। तो आप सब लोग समझ गए हो कि पूर्णांक संख्या हमारा क्या है। जितने भी हमारा धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या है वो सबको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी हमारा ये, अगर इधर से बाहर बात करें तो ये सब पूर्ण संख्या है। कौन पूर्ण संख्या? सब धनात्मक पूर्ण संख्या है। और इधर की बात करें, सब में ऋण चिन्ह लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा है, तो सब इधर वाला 0 से इधर सब ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो गया। तो ये सबको जब मिला दिए तो ये बन गया पूर्णांक संख्या। माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक इस सिस्टम को कहते हैं संख्या रेखा कहा जाता है।
चलिए देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है इवन नंबर। तो सम संख्या का एकदम सबसे तो बच्चा वाला हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या अगर स्टैंडर्ड की बात करें 10 क्लास में हम जब पढ़ते हैं कि वो ऐसी संख्या जो 2m+2 के फॉर्म में रहे उसे सम संख्या कहा जाता है। बच्चा में पढ़ते हैं जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, लेकिन 10 क्लास में इसको स्टैंडर्डाइज करके पढ़ा जाता है कि वैसी संख्या जो 2m+2 के फॉर्म में हो उसे कहा जाता है सम संख्या। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक, या अनंत तक चला जाएगा। जैसे 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, वन मतलब है। अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करके ये भी कट जाएगा। जितने भी संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होगा। या अगर बात करें 2m+2 के फॉर्म में, तो अगर यहाँ 2 को हम लेते हैं तो 2 को किस तरह का इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, तो 2 × 0, तो यहाँ हमारा 2 के 2 हो गया, m के यहाँ पर 0 ले लिए, अब प्लस के प्लस लिख दिया, 2 के 2 लिख दिया, तो 2 0 2 × 0 + 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा तो 0 + 2 तो 2। तो इस तरह हम 2 को 2m+2 के रूप में व्यक्त कर लिए। तो इस तरह हमारा 2 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अगर 4 की बात करें तो लिखेंगे 2 × 2 + 2, तो यहाँ 2m+2 ये भी फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारा सम संख्या हो गया। तो इस तरह 2m+2 के फॉर्म में जिसे व्यक्त कर सकते हैं, या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जिसे इवन नंबर कहा जाता है। अब देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहा जाता है, जिस विषम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, तो जो 2 से ना कटे या जो 2m+1 के फॉर्म में हो। इसी तरह हुआ सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, और या जो 2m+1 के फॉर्म में हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 3, तो 3 क्या है, हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा। 5 भी 2 से नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। जितने भी संख्या जो 2 से ना विभाजित हो, 2 से उसका भागा ना लग सके, उसे कहा जाता है विषम संख्या, या जिसे हम 2m+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर 3 को कंसीडर करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर हम 2 × m के जगह m1 ले लेते हैं, तो 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 बराबर हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम 3 को 2m+1, 2 के यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ m के यहाँ पर 1 लिख दिए, और प्लस के प्लस और 1 के 1, तो 2m+1 के रूप में इसको लिख सकते हैं 3 को, इसीलिए हमारा ये विषम संख्या हो गया। तो इस तरह सम संख्या विषम संख्या हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, या इसे यौगिक संख्या भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या इसे संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी और संख्या से विभाजित हो। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे 4 को लेते हैं, तो 4 क्या 1 से विभाजित है, और स्वयं मतलब 4 से विभाजित भी है, लेकिन इसके अलावा यह 2 से भी विभाजित है। तो इस तरह की संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से भी विभाजित हो और इसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसको कहते हैं भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं उसे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10। अगर 6 की बात करें तो ये अब 1 से विभाजित तो है, 6 से भी विभाजित है, इसको 2 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह ये बहुत सारा से विभाजित हो गया, तो ये हमारा भाज्य संख्या कहलाया, या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। उस तरह अगर 8 की बात करें तो 8 है, 1 से विभाजित है, 8 से विभाजित भी है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो इस तरह भाज्य संख्या हो गया। चलिए अब देखते हैं अभाज्य संख्या, इसका जस्ट अपोजिट। अभाज्य संख्या जिसे कहा जाता है रूट संख्या, या इसे संयुक्त संख्या कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या या रूट संख्या या असंयुक्त संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो एक और केवल स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या को हम संगति अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। इसमें क्या था, जो एक से विभाजित भी हो और स्वयं से विभाजित हो, प्लस कि इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ हमारा वो नहीं है, हमारा यहाँ है कि अभाज्य संख्या एक और केवल स्वयं से विभाजित हो, उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखते हैं तो 2 को लेते हैं, तो 2 हमारा है जो 1 से विभाजित भी है और प्लस स्वयं 2 से विभाजित रहेगा ही। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 2 को और किसी से विभाजित नहीं कर सकते, एक और स्वयं के अलावा ये किसी अन्य से विभाजित और नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या इसका एक और स्वयं खुद हो गया, विभाजित हो गया,
तो इस प्रकार इसका 2 गुणनखंड हो गया। तो 2 को गुणनखंड हो गया तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। या इसको और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल एक और स्वयं। जैसे अगर 3 को लेते हैं तो 3 1 से विभाजित है और एक खुद 3 से विभाजित है, तो ये 1 का 3 से विभाजित है, तो ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 5 को लेते हैं तो 5 है 1 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो भी अभाज्य संख्या हो गया। अगर यहाँ 4 को ले लेते हैं तो 4 होगा कभी, क्योंकि 1 से विभाजित हो गया, 2 से विभाजित हो गया और 4 से विभाजित हो गया, तो 1 का 2 4 से, तो 1 से अधिक से विभाजित हो गया, 2 से, इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, तो इस तरह अभाज्य संख्या नहीं होगा। बाकी जितने 7 11 13 इस समान हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। एक हमारा पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, तो 1 से 100 के बीच में हमारा 25 अभाज्य संख्या होता है। इसे याद कर लेने से थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें गिनना नहीं पड़ता है, आसानी से याद हो जाएगा। 1 से 100 के बीच में हमारा 25 अभाज्य संख्या होता है। चलिए देखते हैं अब जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, जिन 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या हम लेते हैं, अगर वो दोनों अभाज्य संख्या के बीच का अंतर अगर 2 का हो तो वो उससे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो 3 5, 3 की अभाज्य संख्या है, 1 केवल स्वयं से कट रहा है, 5 में केवल 1 और स्वयं से कट रहा है, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी 2 है, तो इसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगर बात करें 5 7 का, तो 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों का बीच का जो अंतर है वो भी 2 है, तो ये भी इसको कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। अगर 11 13 की बात करेंगे यही बात है, 17 19 भी वही है, ये दोनों अभाज्य संख्या, उसके बीच का अंतर भी 2 है, तो इस तरह की संख्या को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट सअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। इसको बोला जाता है सअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समप्रवर्तक 1 हो, अगर हम 2 प्राकृतिक संख्या लेते हैं और दोनों प्राकृतिक संख्या का अगर हम महत्तम समप्रवर्तक निकालते हैं, जिसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, अगर ये दोनों का HCF निकाल लिया, दोनों का HCF अगर 1 आ जाए तो उससे कहते हैं जुड़वा, उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 4 5, तो 4 5 का जब हम महत्तम निकालेंगे यहाँ, तो 4 का महत्तम अगर इस तरह हम लेते हैं तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 1 मरतबे लगाएंगे तो 4, तो 1 यहाँ नीचे आ गया 4 आ गया, ये 4 मरतबे कट गया तो 4 4, तो यहाँ इसका महत्तम कितना आ गया, 1 आ गया, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। नहीं, जुड़वा अभाज्य संख्या तो ऊपर हो गया, यह सअभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि ये दोनों का महत्तम समप्रवर्तक हमारा 1 हो गया, तो इसलिए इसे कहते हैं सअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य तो हमारा ऐसी 2 प्राकृतिक संख्या जुड़वा अभाज्य है, तो जुड़वा अभाज्य जुड़वा माने अभाज्य मतलब जोड़ा के अभाज्य, माने 2 गो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, तो उसे जुड़वा अभाज्य कहते हैं। असहभाज्य संख्या तो ऐसी 2 प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समप्रवर्तक 1 हो, उसे कहा जाता है सहभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। जैसे 3 5 5 7, 5 7 का भी महत्तम निकालेंगे तो 5 और 7 एक मरतबा लगाएंगे तो 2 नीचे आएगा, 5 जाएगा तो फिर 1 आएगा तो 1 महत्तम हो जाएगा। इसी तरह जितने भी जोड़ा है सब का महत्तम समप्रवर्तक अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ हमारा भाज्य लेना जरूरी है, क्योंकि इससे 2 प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, बस दोनों का महत्तम 1 होना चाहिए, तो वो हमारा हो जाएगा सहभाज्य संख्या है। अब एक है तो रामानुजन संख्या। ये हमारे रामानुजन जो थे एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक मैजिक संख्या दिया था और वो संख्या है दिया गया था, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं कि वो मैजिक संख्या क्या है। रामानुजन जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस संख्या को दिया था। तो रामानुजन संख्या ऐसी संख्या होता है जिन्हें 2 घनों के रूप में 2 भिन्न तरीक़ा से व्यक्त कर सकते हैं। तो वैसी संख्या जिन्हें 2 घनों के रूप में 2 भिन्न तरीक़ा से अगर हम लिख सकते हैं तो उसे कहा जाता है रामानुजन संख्या। तो उन्होंने एक रामानुजन संख्या दिए थे 100 के अंदर थी। रामानुजन संख्या एक ही मैजिक संख्या उन्होंने दे पाए थे, वो हमारा था 1729। 1729 को उन्होंने बताया कि ये जो 1729 है एक तरह से रामानुजन संख्या एक हमारे द्वारा खोया गया एक मैजिक संख्या है, इसीलिए वो उन्होंने इनका नाम, इस संख्या का नाम रामानुजन संख्या रख दिया। तो इस जो रामानुजन संख्या है इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं 2 तरीक़ा से 2 घनों के रूप में।
तो अगर 1729 को अगर 10 का क्यू प्लस 9 का क्यू के रूप में लिखे तो 10 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 9 का क्यू 1729 हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमको 1729 प्राप्त हो जाएगा। अगर ये तो हमारा एक तरीका हो गया, एक तरीका से हम इसको घनों के रूप में व्यक्त कर लिए। अब अदर तरीका और है कि अगर हम 12 का क्यू प्लस 1 का क्यू करते हैं तो 12 का क्यू हमारा 1728 हो जाएगा, और 1728 प्लस 1 तो 1729 है। तो इस तरह हम 1729 को दो घनों के रूप में, दो घनों के योग के रूप में व्यक्त कर लिए, दो भिन्न तरीका से। तो इस तरह के संख्या को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। तो ये रामानुजन संख्या हमारा हो गया, एक तरह से मैजिक संख्या है। इस तरह की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये हमारा 1729 अभी हमें ज्ञात है कि 1729 उन्होंने दिया। इस संख्या को दो घनों के रूप में व्यक्त किया, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर इस संख्या को रामानुजन संख्या रख दिया गया। चलिए अब देखते हैं संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये भी थोड़ा मैजिक टाइप का ही है। तो ये संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का योग, वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों या गुणनखंडों का योग उस संख्या के मान का अगर दुगना हो जाए, उस संख्या के मान का अगर दुगना हो जाए तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगर 100 के रेंज में बात करें, 1 से 100 के बीच में अगर कोई पूछे कि संपूर्ण संख्या कितनी है, तो मात्र दो ही संपूर्ण संख्या है, वो हमारा 6 है और 28 है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा संपूर्ण संख्या कैसे है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या है कि इसके सभी अपवर्तकों या गुणनखंडों का जो संख्या के मान का दुगना हो जाए उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगर 6 का गुणनखंड की बात करें तो 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो ये पूरे गुणनखंड का अगर जोड़ करते हैं, मैंने जोड़ देते हैं तो 12 आ जाता है। तो जो ये 12 है, जो इस संख्या के मान का क्या हो गया, दुगना हो गया है। तो जब दुगना हो गया तो इस तरह के संख्या को क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। उसी प्रकार जब हम 28 का गुणनखंड लेते हैं तो 28 का जब अपवर्तक या गुणनखंड लेंगे तो इसका गुणनखंड आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4, 7 से कटेगा, फिर 14 से भी कट जाएगा, 14 से कट जाएगा। अगर इस पूरे गुणनखंड या अपवर्तक को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हमारा 56 हो जाएगा। तो 56 क्या है, 28 का दुगना है। तो इस तरह इस संख्या के मान का अपवर्तक का योग है जो दुगना हो गया, तो इस तरह के संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस तरह हमारा 1 का 100 के बीच में मात्र दो संपूर्ण संख्या है, वो है 6 और 28 है। तो इस तरह हम इस वीडियो में जितने भी लगभग संपूर्ण संख्या था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज, अभाज, उसके बाद जुड़वा रामानुजन संख्या, संपूर्ण संख्या के बारे में डिस्कस किए। और थैंक यू फॉर द वाचिंग।